ये फाइल सभी को दिख रहे होंगे। जैसा कि ये फाइल में हम लोग देख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र एक जैविक कल भी हम लोगों ने इन चैप्टरों के बारे में अध्ययन किया था। पारिस्थितिकी तंत्र एक जैविक भौतिक प्रणाली है जिसमें जीवित प्रणाली जैसे जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सभी यहाँ पर निर्जीव पर्यावरण एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये शब्द सबसे पहले कब आया था? 1935 ईस्वी। ये किसके द्वारा आया था? ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद के द्वारा आर्थर टॉन्सले, इनके द्वारा ये आया था, आर्थर टॉन्सले के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ केवल जीवों और पर्यावरण का मेल नहीं, बल्कि यह एक गतिशील प्रणाली है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच जटिल संबंध होते हैं। यह प्रणाली स्थानीय जैसे एक तालाब से लेकर वैश्विक स्तर तक हो सकती है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र को उनके स्वरूप, स्थान और मानव हस्तक्षेप के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्या होता है? जिसको इंग्लिश में नेचुरल इकोसिस्टम कहा जाता है। ये भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो प्रकृति द्वारा स्वतः विकसित होते हैं और मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, वन। वन क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और बोरियर वन। उदाहरण के तौर पर अमेजन, वर्षा वन, हिमालय देवदार वन, इन सभी को एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है। जैसे स्वाना स्टेपी, उदाहरण के तौर पर भारत के रणथंभौर की घास के मैदान। ये सभी क्या है? घास के मैदान है। पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें क्या होते हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब आते हैं हम लोग रेगिस्तान में। रेगिस्तान भी किस के अंतर्गत आते हैं? स्थलीय के अंतर्गत आते हैं, जो भूमि के भूमि पर होते हैं। थार रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, ये सभी रेगिस्तान भी किन के अंतर्गत में आते हैं? रेगिस्तान के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद आते हैं टुंड्रा। टुंड्रा क्या होता है? ये आते हैं ठंडे प्रदेशों की जगह पे, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देख सकते हैं। अगर ये ग्लोब है तो ग्लोब को जो दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो भी आते हैं, इन सभी वाले क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? इन सभी क्षेत्रों में
क्या कहा जाता है, ध्रुव। और इन्हीं क्षेत्रों में टुंड्रा को देखा जाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये सबसे पहले मीठे पानी का होता है, जिनमें नदियां, झील, तालाब, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर गंगा नदी, डल, झील, ये सभी इसके अंतर्गत में आते हैं। समुद्री, समुद्री क्या होते हैं, समुद्री किनको कहते हैं, समुद्री कहा जाता है महासागर, मूंगा चट्टाने, ये सभी क्या आते हैं, समुद्र के अंतर्गत में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हिंद महासागर, ग्रेट बैरियर रीफ, ये सब समुद्र में आते हैं। खारा पानी, खारा पानी कहाँ पे हमें प्राप्त होता है, खारा पानी हम लोगों को प्राप्त होता है जो समुद्र के किनारे होते हैं, उन सभी स्थानों पर क्या होता है, हम लोगों को मिलते हैं, खारा पानी मिलते हैं। जैसे सुंदरबन, मैंग्रोव, ये सुंदर वन डेल्टा, मैंग्रोव डेल्टा, ये सभी जो डेल्टाओं हैं, इन सभी का जो पानी होता है, इन सभी का पानी कैसा हम लोग को मिलता है, खारा पानी। खारा पानी किसे कहा जाता है, खारा पानी का अर्थ होता है जहाँ जिनमें लवण, सोडियम, ये मिले हुए होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, खारा पानी। अब आते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ होता है ये मानव द्वारा निर्मित या संशोधित पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। जितनी भी पारिस्थितिकी जो कृत्रिम कहा जाता है, जो मानव इसे निर्मित कहा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कृत्रिम। जो कृत्रिम का अर्थ है जो सबसे पहले कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र क्या होता है, कृषि क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार के फसलों ये सभी का कृषि किया जाता है, जहाँ पर धान का खेती, गेहूं का खेती, या तो फिर हम लोग किसी प्रकार की सब्जी, ये सभी का भी उत्पादन करते हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत में आते हैं, कृषि के अंतर्गत में आते हैं। ये जो कृषि करते हैं, तो कृषि में हम लोग क्या करते हैं, मानव लोग ही इस तरह के पौधे, ये सबको बीज लगाना, पानी का छिड़काव करना, ये सब कौन करता है, मानव ही करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। उद्यान, उद्यान क्या होता है, जिन्हें इंग्लिश में गार्डन कहा जाता है, पार्क, बोटेनिकल गार्डन, ये सभी क्या कहलाते हैं, उद्यान कहलाते हैं। उद्यान किनके द्वारा बनाए जाते हैं, ये मनुष्यों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जहाँ पर तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, ये सभी के द्वारा हम लोग उद्यान बनाते हैं, जहाँ पे तरह तरह के वृक्ष, ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पे मछलियाँ और जलीय पौधों का नियंत्रित वातावरण होता है। यहाँ पे मछली, ये सभी सभी हम लोगों को अच्छे प्रकार से देखने को मिलते हैं, और भिन्न भिन्न तरह के मछलियां भी होती है। यहाँ पे मछलियों को संग्रह करके रखा जाता है। अब बहुत सारे लोग इसे सजावटी के तौर पर भी मछलियों को अपने घरों, ये सभी जगह पर रखते हैं। उन स्थानों को भी क्या कहा जाता है, एक्वेरियम कहा जाता है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती है। शहरी पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्या होते हैं, शहर जो मानव गतिविधियों और प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण होता है। शहरी पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें क्या होते हैं, मानव गतिविधि, जो मनुष्य जो भी चीजों का निर्माण करते, घर, भवन, पार्क, ये सब जितनी भी चीजों का निर्माण करते, इसे क्या कहा जाता है, शहरी पारिस्थितिकी तंत्र, जो हम लोगों को उपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे रोड हो गए, नाली हो गए, तालाब हो गए, कुएं हो गए, ये सभी किसके अंतर्गत में आते हैं, शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। शहर में जितने भी भवन, बहुमंजिला इमारत, ये सभी भी किस में आते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। पा, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक,
पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र दो मुख्य घटकों से मिलकर बनता है, जो है जैविक और अजैविक। इनके बीच संतुलित क्रिया पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बनाए रखती है। पहला आते हैं जैविक कारक। जैविक घटक किसे कहा जाता है? ये जीवित तत्व हैं और जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित करती है। सबसे पहले आते हैं जैविक। जैविक क्या होते हैं? ये जैविक कारक होते हैं जो जीवित जीव होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आते हैं? उत्पादन। उत्पादन क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का अर्थ क्या होता है? वे जीव जो भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा करते हैं, या वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी। ये किसी अन्य जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं होते हैं। जैसे क्या होता है? पेड़ पौधे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी किसके अंतर्गत में आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत में आते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का आधार है और ऑक्सीजन उत्पादन में योगदान करते हैं। महत्व, इनका महत्व क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज इनसे क्या होता है कि ऑक्सीजन उत्पादन में काफी योगदान होता है। इससे अगर पेड़ पौधे ये सभी होते हैं तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते देते हैं ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, लेने का काम करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ये काफी ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता इंग्लिश में से कंज्यूमर्स कहते हैं, जो परपोषी होते हैं। ये जो परपोषी किन्हें कहा जाता है? परपोषी जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। परपोषी वे जीव जैसे मानव हो गए, जितने भी जीव होते हैं, वो सभी क्या करते हैं? किन पे निर्भर होते हैं? अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। उन्हें ही परपोषी कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? जिसे इंग्लिश में प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे पर ही निर्भर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? परपोषी। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे हिरन, गाय, भैंस, ये सभी जो होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, जो सिर्फ पेड़ पौधे पर ही निर्भर है और अन्य किसी सामग्री ये सभी पर नहीं होते निर्भर। और द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? जो द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सभी क्या करते हैं? कौवा, ये सभी क्या करते हैं? अनाज भी खाते हैं और जीवों को भी खाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे मानव ये सब क्या करते हैं? पेड़ पौधे पर भी निर्भर होते हैं, और पेड़ पौधे अगर से नहीं मिलते तो ये अन्य जीवों पर भी निर्भर हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। तृतीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है जो केवल और केवल मांसाहारी पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तृतीयक उपभोक्ता। जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सभी क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी पर ही निर्भर होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर ये पेड़ है, अगर यहाँ पर ये पेड़ है, और पेड़ पे कौन निर्भर है? पेड़ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कौन निर्भर होते हैं? जितने भी जो हिरन ये सब हो गए, हिरन क्या करते हैं? इस पे निर्भर होते हैं। खरगोश, हिरन और खरगोश क्या करते हैं? हिरन और खरगोश इन्हीं पर निर्भर होते हैं। अब ये जैसे अगर मनुष्य आते हैं, मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य क्या करते हैं? हिरन और खरगोश दोनों पर, जैसे हिरन क्या करते हैं मनुष्य,
और यहाँ पे जितने भी होते हैं ये पेड़ पौधे को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। कुछ कुछ जानवर को खाते हैं और कुछ कुछ लगभग क्या करते हैं पेड़ पौधों पर भी निर्भर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दोनों पर, मनुष्य हो गए, मनुष्य के अलावा और कौन, कुत्ता हो गए, कुत्ता भी क्या करता है, कुत्ता भी क्या करता है, एक जैसे जो छोटे जानवर बिल्ली ये सभी को भी खा जाते हैं। और क्या करते हैं, पेड़ पौधे रोटी से अनाज भी मिलता है तो ये अनाज को भी खा जाते हैं। ये सब क्या जाते हैं दूध के हक में। मगर जो शेर होते हैं, शेर, बाघ, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, मानव और हिरण को। क्या शेर कभी घास खा सकता है, नहीं। क्या बाघ घास खा सकता है, नहीं। ये फूल पत्ती फल ये सब कुछ नहीं खाते हैं जो शेर और बाघ होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं। इसे मांसाहारी जानवर कहा जाता है। शेर बाघ चीता सियार ये सब क्या करते हैं, सिर्फ जानवर ये सब को खाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। इन सभी को ही तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादक, अपघटक, अपघटक किसे कहा जाता है, अब ये देखिए अपघटक क्या होता है, अपघटक कहा जाता है जो इन जानवरों को मरने के बाद जो खाते हैं उन्हें कहा जाता है अपघटक। उन्हें क्या कहा जाता है, जैसे जो शेर जब बाघ ये सब जो है इन सभी मर जाते हैं, कौवा कुत्ता कुछ भी, तो उन सभी जानवरों को जो मांस ही सभी को खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। ये सूक्ष्मजीव मृत जीवों और जैविक कचरों को विघटित कर पोषक तत्वों को मिट्टी या पानी में वापस मिलाते हैं। जैसे जितने भी जीव ये सब होते हैं उन्हें क्या करते हैं, खा जाते हैं। और जितने हुए उससे वापस वहां पे क्या करते हैं, मिट्टी में से विभाजित कर दिया जाता है। अब आते हैं जैविक घटक में, अजैविक घटक में। अजैविक घटक किसे कहते हैं, ये निर्जीव तत्व होते हैं जो जैविक घटकों के जीवन और कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये क्या करते हैं, अजैविक जो ये निर्जीव तत्व होते हैं, जैसे भौतिक कारक, जैसे सूर्य का प्रकाश, ये क्या सांस लेते हैं, नहीं। वृद्धि करते, नहीं। तो इसे क्या कहा जाता है, अजैविक घटक के अंतर्गत में आते हैं। ये अगर सूर्य का प्रकाश अगर नहीं रहता है तो ये पूरा का पूरा सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये भी बताए थे, पेड़ पौधे, अगर यहाँ पे हिरन हो गया, हिरन, हिरन ये हो गया, फिर ये, या तो फिर हम लोग और भी कुछ खा सकते हैं, जैसे अगर मुर्गा ये सब हो गया, मछली हो गया जिसको मनुष्य भी खाते हैं। अब इनको कौन खाता है, मानव खाता है। शेर क्या खाते हैं, इन इन दोनों को खाते शेर। हम्म, शेर, देखिए अब शेर को कौन खाते हैं, शेर को खाते हैं हम्म, देखिए जो मानव हुआ, मानव, अब मानव के बाद जो आते हैं, अब शेर, शेर को कौन खाते हैं, अब घटक, शेर को कौन खाते हैं, अब घटक। ये सभी क्या है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
पेड़ पौधे खा रहे, मुर्गा, हिरन, ये सब खा रहे। हिरन कौन कौन खा रहा है? मानव खा रहे हैं। मानव को कौन खा रहा है? शेर खा रहे हैं। शेर ये सभी को कौन खाता है? अब घाटा खाते हैं। ये तो ये सभी क्या है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर पेड़ पौधे क्या खाते हैं, अब बात आती है पेड़ पौधे पे। तो पेड़ पौधे क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं सूर्य का प्रकाश। पेड़ पौधे क्या खाते हैं? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश खाते हैं। सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही क्या करते हैं ये? भोजन का निर्माण करते हैं। अगर सूर्य के प्रकाश अगर को गायब कर दिया जाता है, अगर सूर्य के प्रकाश को हटा दिया जाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, तो क्या पेड़ पौधे बचेंगे? क्या पेड़ पौधे बचेंगे? नहीं। अगर पेड़ पौधे को हटा दिया जाता है, पेड़ पौधे हट गए, तो क्या किसी भी चीज का रचयिता हो सकता है? संसार का रचयिता होगा? नहीं। पेड़ पौधे नहीं तो मानव किस पे निर्भर रहेंगे? क्या सिर्फ जानवर को खा के रह सकते हैं? ये कुछ दिन तक ये जानवर को खा के रह सकता है। अगर जानवर को खा के रह सकते हैं, तो ये जानवर क्या खाएंगे? ये जानवर क्या खाएंगे? नहीं। इसलिए अगर इस संसार से अगर एक चीज की भी क्या होती है, ये गायब होती है, ये पूरा का पूरा की सभी पर ये क्या होता है, असर देखने को मिलेगा। ये सभी को देखने का क्या होता है कि असर देखने को मिलेगा। तापमान, तापमान क्या होता है? जीवों की उपापचय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगर तापमान नहीं हुआ, अगर तापमान सही रूप से नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पे जो जो जीवों की उपापचय की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। किस प्रकार से नियंत्रित करता है? क्योंकि जैसे यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से सब पड़ता है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जैसे यहाँ पे ये इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। हम्म, 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 जैसे ये है। अगर ये ग्लोब है, ग्लोब है तो इसे दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश कहाँ पे पड़ता है? जिसे इस प्रकार से अगर पड़ता है, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में इनका जो असर होता है काफी ज्यादा होता है। मगर ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं। ये बाकी यहाँ से यहाँ तक वाली जगह को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या करते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में काफी ज्यादा पेड़ पौधों का उपजाऊ होता है। अगर ये सभी नहीं रहेंगे, तो इनका उपजाऊ हो पाएगा ही नहीं, नहीं हो पाएगा। तो ये तापमान भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। महत्व, महत्व क्या होते हैं? जल, जल जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है, और विशेष रूप से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यक होते हैं। जल के द्वारा ही सभी जीव क्या होते हैं? आवश्यक, विशेष रूप से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जरूरी होते हैं। वायु, वायु क्या होते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस प्रदान करती है। वायु के द्वारा ही क्या होते हैं? ऑक्सीजन हम लोगों को मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और हम लोगों को गैस का को मिलता है। रासायनिक कारक, रासायनिक कारक क्या होते हैं? मिट्टी, खनिज, मिट्टी खनिज भी हम लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्व है। क्यों, क्यों महत्व है? क्योंकि मिट्टी और खनिज, खनिज ये जो यहाँ पे मिट्टी में ही क्या होता है? पोषक तत्व का स्रोत होता है। क्योंकि मिट्टी में ही क्या होता है, जितने पेड़ पौधे होते हैं उनका मिट्टी में ही उपज होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे ये सभी होते हैं। खनिज, जैसे जिन क्षेत्रों में खनिज की मात्रा अधिक होती है, उन क्षेत्रों में हरी सब्जियां ये सब काफी अधिक मात्रा में हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर वहां पर खनिज नहीं रहेंगे, तो वहां पे हरे पौधों ये सभी में हम लोग को खनिज देखने को मिलेगा ही नहीं। जैसे जितनी भी पहाड़ी एरिया होते, जैसे
झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्रों में हरी सब्जी ये सब काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ पे जितने भी तरह के साग ये सब होते हैं वो और अन्य जगहों पे हम लोग को देखने को नहीं मिलता। बिहार में भी झारखंड जैसा साग ये सब देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि झारखंड के मिट्टियों में खनिज की मात्रा काफी ज्यादा अधिक है। अब आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली में। ये पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली, इसमें सबसे पहले आते हैं ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? ऊर्जा हमें जो सूर्य से पौधे तक, फिर उपभोक्ताओं और अपघटकों तक एक तरफा प्रवाहित होती है। जो सूर्य के प्रकाश होते हैं वो सूर्य के प्रकाश हम लोगों से क्या कुछ लेते हैं? नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश हम लोगों को देते हैं। सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को किसी भी तरह के हम लोग उन्हें कुछ भी नहीं देते, मगर सूर्य के प्रकाश एक तरफा ये सभी चीजों को प्रोवाइड करते हैं। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का लगभग 10% ही अगले स्तर पर स्थानांतरित होता है। ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर कितना मिलता है? 10%। अगले स्तर पर ये बाकी का स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य, घास, हिरण, शेर, अपघटक, ये सभी क्या होते हैं? ऊर्जा का प्रवाह लेते हैं। पोषक तत्वों का चक्रण। पोषक तत्वों का चक्रण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व जैविक और अजैविक घटकों के बीच चक्रित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व ये जैविक और अजैविक घटकों के बीच चक्रित होते हैं। उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन चक्र में बैक्टीरिया नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलते हैं। उदाहरण के रूप में क्या देख सकते हैं कि नाइट्रोजन चक्र में बैक्टीरिया नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन, जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलित अंतःक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखती है। पारिस्थितिकी असंतुलन किस प्रकार से होते हैं? जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलित अंतःक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखती है। मानव गतिविधियां इस संतुलन को बिगाड़ सकती है। मानव गतिविधियां किस प्रकार से ये बिगाड़ सकती है? ये मानव इस प्रकार से, जैसे वनों की कटाई होता है, प्रदूषण होता है, इससे जैविक क्रियाएं काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैविक क्रिया काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होती है। क्यों? क्योंकि इनको, जैसे पेड़ पौधे कटते हैं, पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व, सबसे पहला है जैव विविधता संरक्षण। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा जैव विविधता में संरक्षण दिया जाता है। विभिन्न प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। जितनी भी जो प्रजाति ये सभी होते हैं, इन सभी को क्या करते हैं? आवास प्रदान करते हैं। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, मिट्टी की उर्वरता और जल की शुद्धता बनाए रखना है। पोषक तत्व क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरता शक्ति को और जल की शुद्धता को बनाए रखते हैं। जलवायु नियंत्रण, ये जलवायु नियंत्रण क्या होता है? जलवायु नियंत्रण का अर्थ होता है कि वन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। ये करते क्या है? कम करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभ क्या होते हैं? कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को समर्थन देते हैं। क्या करते हैं? समर्थन देने का काम करते हैं। जितने भी कृषि, मत्स्य कृषि में किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मिट्टी सब सही रहेंगे, उर्वरा शक्ति उनका अधिक होगा, तो जितने भी जो कृषि वाले क्षेत्र है वहाँ पे कृषि ये सब काफी अच्छी प्रकार से होंगे। वहाँ पे मत्स्य पालन भी काफी उचित प्रकार से होते हैं। और इससे आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि अगर जितना भी धान, गेहूं
ये सब उपज होता है, तो इससे क्या होगा, इसे अधिक मात्रा में उपज करते हैं तो इनको बेच सकते हैं, और बेचने से क्या मिल लाभ होगा, हमें अच्छी प्रकार से पैसे मिलेंगे, तो इससे क्या होता है कि आर्थिक लाभ भी होते हैं। सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्य पारिस्थितिकी तंत्र अध्ययन और प्रेरणा का स्रोत है। प्रदूषण, वायु जल और मिट्टी प्रदूषण पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण क्या करता है, ये वायु जल और मिट्टी प्रदूषण पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जैसे प्रदूषण किस प्रकार से ये हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, प्रदूषण इस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाता है जिसमें वायु जल और मिट्टी ये सभी जो होते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को देखेंगे कि प्रदूषण जैसे हवा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये सब अधिक मात्रा में फैल जाता है तो हम लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जल 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 किस प्रकार से ये हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, जल इस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है कि जिससे अगर हम लोग को पानी में गंदगी होती है, अगर नदी नाले ये सभी में अगर हम लोग कचरे ये सब फेंकते हैं, तो कचरे ये सब फेंकते हैं तो क्या होता है, अगर ये सभी को फेंकने के दौरान क्या होता है कि पानी में गंदगी हो जाती है, जिससे पानी में जल का प्रदूषण होता है। मिट्टी प्रदूषण किस प्रकार से होती है, अगर मिट्टी को हम लोग उचित प्रकार से नहीं रखते हैं, मिट्टी में अगर हम लोग किसी प्रकार का जो गंदगी ये सब जमा करते तो वहां पे भी मिट्टी में भी उर्वरा शक्ति काफी कम हो जाती है। जैसे उचित प्रकार से रख रखाव नहीं करना, मिट्टी में पानी नहीं देना, वहां पे किसी प्रकार का वो उसके बाद क्या हो जाएगा, वहां पे बंजर भूमि बन जाएगी। अब बंजर भूमि में किसी प्रकार का भी किसी खेती ये सब नहीं हो सकती है, और ना ही तो वो भी मिट्टी क्या हो गया, प्रदूषण हो गया। अगर किसी तरह का हम लोग केमिकल ये सब मिला देते हैं, वहाँ केमिकल फेंकते हैं, तो उससे भी क्या होता है, मिट्टी में प्रदूषण होते हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति से छीन जाती है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ये हम लोग तापमान में वृद्धि और मौसम परिवर्तन जैव विविधता को प्रभावित करते हैं इससे। ये जलवायु परिवर्तन कब होता है, जब हम लोग तापमान में वृद्धि होगा। और जैसे जलवायु किसे कहा जाता है, जो लंबे अंतराल तक एक ही तरह के मौसम वहां पे का जलवायु होता है। जैसे अगर यहाँ का तापमान अगर बढ़ जाता है, जलवायु भी क्या हो जाएगा, गर्म जलवायु पे यहाँ भी कहा जाएगा। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन क्या होता है, वनों की कटाई से आवास नष्ट होते हैं। जैसे वनों की कटाई, जितने भी वन की कटाई किया जाता है, इससे क्या होता है, इससे आवास भी काफी ज्यादा नष्ट होते हैं। जैसे वनोन्मूलन का है कि अगर जंगल ये सभी को काटा जाता है, अगर जंगल बनाने के दौरान वहां पर बीच में अगर अगर पुल ये सब बनाना हो गया, या तो फिर फ्लाईओवर पड़ता है, या तो फिर किसी अन्य तरह के वहां पे काम चलते हैं, तो ये काम कर चलने के दौरान वहां पे क्या होता है, जंगलों की कटाई की जाती है। आक्रामक प्रजातियां, गैर देशी प्रजातियां स्थानीय प्रजातियां को विस्थापित करती है। आक्रामक प्रजातियां क्या होती है, गैर परदेशी प्रजातियां स्थानीय प्रजाति को विस्थापित करती है। इसमें समाधान क्या है, संरक्षण पुनर्वनीकरण सतत विकास और पर्यावरण जागरूकता। क्या संरक्षण, इसका सही रूप से देख रेख से ही ये संरक्षित रह सकती है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं।
जैसे अगर हम लोग मिट्टी सबको, जल को, वायु को अगर सही रूप से रख रखाव संरक्षण नहीं प्रदान करेंगे तो ये आने वाले समय में सभी जगह प्रदूषण फैल जाएंगे, जिससे काफी ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जो लगातार और हमेशा चलती हुई रहती है, जो जीवों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखती है। इसके प्रकार प्राकृतिक और कृत्रिम और घटक मिलकर जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्व चक्रण को संचालित करते हैं। मानव गतिविधियों के कारण इन तंत्रों पर खतरा बढ़ रहा है, अतः इनके संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जटिल और गतिशील प्रक्रिया है। खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह। खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली में खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह दो मूलभूत प्रक्रियाएं हैं जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखती है। तो पारिस्थितिकी, जो खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली में खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह दो मूलभूत प्रक्रिया है जो जीव और उनके पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण और ऊर्जा के स्थानांतरण को नियंत्रित करते हैं। खाद्य श्रृंखला एक रैखिक समीकरण है जो दर्शाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन और ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे स्थानांतरित होते हैं। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले हिरण हिरण आ गए। हिरण पे कौन निर्भर होते हैं? जानवर लोग। जानवर पे कौन होते हैं? अपघटक। तो इस प्रकार से छोटी सी चक्र भी चलती हुई रहती है या एक विशिष्ट मार्ग को दर्शाती है जिसमें पोषक तत्व और ऊर्जा उत्पादकों से उपभोक्ताओं और फिर अपघटकों तक पहुंचती है। खाद्य श्रृंखला के स्तर। इनके स्तर क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला में विभिन्न स्तर होते हैं जिन्हें पोषी स्तर कहा जाता है। ये स्तर निम्नलिखित हैं। अ, सबसे पहला आता है उत्पादक। ये स्वपोषी जीव हुए जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं जिन्हें ग्लूकोज कहा जाता है। प्रथम उत्पादक क्या होता है? ये स्वपोषी जीव होते हैं जो सूर्य का प्रकाश, जैसे पेड़ पौधे, हरे पौधे, ये सब ये जो होते हैं, शैवाल हो गए, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी क्या करते हैं?
सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उन्हीं से ही अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और ये खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं और सभी जीव के लिए भोजन का प्राथमिक स्रोत है। जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जीव, सभी जीवों के लिए यही सबसे प्राथमिक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। किनके द्वारा? हरे पौधे, शैवाल और साइनो बैक्टीरिया। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? ये शाकाहारी जीव हैं जो उत्पादकों को खाकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या कहा जाता है इसे? प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे खरगोश, हिरन, टिड्डे, ये सभी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? वे सभी जीव जो पेड़ पौधे और जानवरों को भी खाते हैं, जिन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। ये दोनों पर ही निर्भर होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? ये मांसाहारी जानवर आते हैं। ये वे जानवर आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांस को ही खाते हैं, इसे मांसाहारी कहा जाता है। शीर्ष शिकारी क्या कहलाते हैं? कौन होते हैं? ये खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं और इनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर बाघ, शार्क, किलर व्हेल, ये सभी क्या किसके अंतर्गत में आते हैं? शीर्ष शिकारी के अंतर्गत में आते हैं। अब घटक क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीव, मृत जीव और जैविक कचरों को विघटित कर पोषक तत्वों को पर्यावरण जो पर्यावरण में वापस लौटते हैं, इसे क्या कहा जाता है? अब घटक कहा जाता है। अब घटक किसे कहेंगे? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जितने भी मृत जीव ये सब होते हैं, उन सभी को जो खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? अब घटक कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला के प्रकार क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला के प्रकार होते हैं, यह उत्पादकों से शुरू होती है और शाकाहारी फिर मांसाहारी जीवों तक पहुंचती है। उदाहरण के तौर पर घास, खरगोश, सांप, बाज, ये सभी इसी के अंतर्गत में आते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला ये किसके अंतर्गत में आते हैं? घास, खरगोश, सांप, बाज, सभी इसी के अंतर्गत में आते हैं। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला क्या होती है? यह मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है, जिसे अपघटक और डेट्राटाइस भक्षी खाते हैं। इसे मृतजीवी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे ये मृतजीवी खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ मृत पत्ती हो गए, जो पत्ती सूख जाते हैं गिर के पेड़ पौधे से, उन्हें खाएंगे। उनको कौन खाते? केचुआ। केचुआ कौन खाते हैं? मेंढक। मेंढक को सांप। ये इसे क्या कहा जाता है? चराई खाद्य श्रृंखला। स्थलीय। स्थलीय किसे कहा जाता है? जो स्थल पर रहते हैं, जैसे घास, टिड्डे, मेंढक, सांप, बाज, ये सभी को क्या कहा जाता है? स्थलीय खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला की सीमाएं। खाद्य श्रृंखला की सीमाएं क्या होती है? खाद्य श्रृंखला रैखिक होती है और वास्तविक पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता को पूरी तरह नहीं दर्शाती है। क्या करती है? ये सही तरह से नहीं दर्शाती, क्योंकि वास्तव में एक जीव जो होते हैं वो अधिक खाद्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल किसे क्या हो गया? जैसे एक जीव है, जैसे अगर मनुष्य है, तो मनुष्य क्या सिर्फ एक जीव पे निर्भर रहेगा? नहीं, ये कई तरह के जीवों पर निर्भर होते हैं और उन जीवों से बनने वाली चीजों पर भी वो निर्भर होते हैं। जैसे क्या, जो पहला प्राथमिक स्रोत जिसे कहा जाता है वो तो प्राथमिक स्रोत है, नो डाउट, मगर इसके अंतर्गत और भी जानवरों पर ये निर्भर होते हैं और भी अन्य तरह तरह के जीवों पर ये खाद्य सामग्रियों पर ये निर्भर होते हैं। अब आते सेकंड नंबर है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के एक कोशीय स्तर से दूसरे स्तर तक स्थानांतरित होती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से सूर्य से प्राप्त होती है और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवों के बीच प्रवाहित होती है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह किसे कहें? ऊर्जा प्रवाह वह प्रक्रिया होती है जो जिसमें ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र की एक कोशीय स्तर से, जो एक कोशीय स्तर है, उससे क्या हो जाता है? दूसरे स्तर तक स्थानांतरित हो जाती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवों के बीच प्रवाहित होती है।
ऊर्जा प्रवाह की विशेषताएं। ऊर्जा प्रवाह की विशेषताएं क्या होती है? एक तरफा प्रवाह क्या होता है? सूर्य ऊर्जा जो सूर्य से उत्पादकों फिर उपभोक्ताओं पर और अपघटकों तक एक दिशा में प्रवाहित होती है। इसे क्या कहा जाता है? एक तरफा प्रवाह कहा जाता है। ऊर्जा जो सूर्य से उत्पादक फिर उपभोक्ता और अपघटकों तक एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जो कभी वापस पिछले स्तर पर नहीं लौटती। ऊर्जा का ह्रास। प्रत्येक कोशीय स्तर पर ऊर्जा का केवल लगभग 10% अगले स्तर तक स्थानांतरित होती है। कितने प्रतिशत तक? 10% तक। इसे 10% नियम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? 10% लो, जिसे लिंडमैन ने प्रस्तावित किया था। किन्होंने प्रस्तावित किया था? लिंडमैन ने। इसे कहा जाता क्या? 10% लो, 10% लो। शेष 90% ऊर्जा निम्नलिखित रूपों में नष्ट हो जाती है। बाकी जो 90% है वो निम्न रूप में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। उष्मा। उष्मा क्या होती है? उप उपापचय और श्वसन के दौरान होती है। जितना भी जो अन्य पदार्थ ये सब होते हैं उनमें और श्वसन के दौरान क्या हो जाती है? वो नष्ट हो जाती है। अपशिष्ट। अपशिष्ट क्या होता है? जितना भी जो मल मूत्र और अन्य अपचनीय पदार्थों के रूप में। अपचनीय पदार्थ मतलब क्या होगी? जितने भी जो हम लोग पचा नहीं पाते वो किनके द्वारा बाहर निकल जाते हैं? मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। वो भी क्या हो जाते हैं? उससे भी उष्मा अवशोषित होती है। फिर होते हैं अप्रयुक्त ऊर्जा। कुछ भाग भोजन के रूप में अवशोषित नहीं होता है। कुछ भाग जो है अप्रयुक्त ऊर्जा में, जो कुछ भाग भोजन के रूप में अवशोषित नहीं होता है। सूर्य के रूप में प्राथमिक स्रोत। सूर्य के रूप में प्राथमिक स्रोत को देखते हैं कि ये क्या होता है। सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक स्रोत होता है। क्या होता है? ये प्राथमिक स्रोत होते हैं। अ, ऊर्जा स्रोत है। पौधे सूर्य प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऊर्जा प्रवाह का चरण। देखिए इनका चरण किस प्रकार से होता है। पौधे सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करते हैं? ये सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। हालांकि सूर्य की कुल ऊर्जा का केवल 1 से 2% ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। मतलब जो पेड़ पौधे वो काफी कम सूर्य की प्रकाश को लेकर अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं? काफी कम, मात्र 1 से 2% में अपना पूरा का पूरा भोजन को निर्माण कर लेते हैं। अब बाकी सब अन्य जीवों पर वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। उपभोक्ताओं का स्थानांतरण। प्राथमिक उपभोक्ता पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जितने भी जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो शाकाहारी जीव हैं, वो किनको खाकर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं? पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता क्या करते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाकर ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है। जितने स्तर जो आते जा रहे हैं उस पे क्या हो रहा है? ऊर्जा का कमी भी तो हो रहा है, जिसके कारण शीर्ष शिकारियों तक बहुत कम ऊर्जा पहुंचती है। जो शीर्ष शिकारी ये सभी है उन पे काफी कम इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अब घटकों द्वारा पुनर्चक्रण। अब घटकों द्वारा पुनर्चक्रण क्या होता है? अब घटक मृत जीवों और जैविक कचरों को विघटित कर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और पोषक तत्वों को पर्यावरण में वापस लौटाते हैं। अब घटक क्या करते हैं? जितने भी जो जीव जंतु ये सभी होते हैं, जितना भी जो जीव जंतु होते हैं उनको क्या करते हैं? जितना भी ये शेर बाघ ये सब, उनको धीरे 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 क्या करते हैं? खाते जाते खाते जाते खाते जाते हैं। और उसके बाद वो क्या होता है? मिट्टी, थोड़ा बहुत जो बनते बचते हैं वो क्या होते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। और लास्ट में ये हड्डी के रूप में इस प्रकार से ये बचे हुए रह जाते हैं, जिसे बहुत लोग देखे होंगे। ऊर्जा प्रवाह का चित्रण। ऊर्जा प्रवाह को अक्सर ऊर्जा पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है, जो प्रत्येक पोषीय स्तर
जो प्रत्येक पोषीय स्तर पर दिखाया जाता है। आधार उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होता है, सबसे अधिक ऊर्जा लेते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा लेते हैं। मध्य में क्या होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। पहला क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। शीर्ष की सबसे ऊपर कौन होते हैं, सबसे शीर्ष होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो शीर्ष शिकारी होते हैं, वो सबसे कम ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उदाहरण, एक घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में घास सूर्य से 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा अवशोषित करता है। ये घास जो होता है वो क्या करता है, सूर्य से 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा को अवशोषित करता है। टिड्डी, टिड्डी क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को केवल 100 किलो कैलोरी मिलती है। जितने भी जो टिड्डी ये सब होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करते हैं, केवल 100 किलो कैलोरी ही मिलती है। मेंढक, मेंढक को 10 किलो कैलोरी मिलती है, सांप को कितना, 1 किलो कैलोरी मिलती है। खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह का आपसी संबंध, इन दोनों का आपसी संबंध क्या होता है। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का मार्ग प्रदान करती है और यह दर्शाती है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है। किस कैसे दिखाती है, ये एक खाद्य, ऊर्जा प्रवाह खाद्य श्रृंखला की दक्षता को नियंत्रित करता है। ऊर्जा प्रवाह क्या करता है, खाद्य श्रृंखला की दक्षता को नियंत्रित करता है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा ह्रास के कारण खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या सीमित होती है। आमतौर पर 4 से 5 स्तर होते हैं। खाद्य जाल, फूड वेब, ऊर्जा प्रवाह की जटिलता को बेहतर दर्शाता है, क्योंकि वास्तविक पारिस्थितिकी तंत्र में जीव एक से अधिक स्रोतों में से भोजन प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व क्या होते हैं, संतुलन बनाए रखना, जैसे खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह जीवों की आबादी को नियंत्रित करती है। खाद्य श्रृंखला क्या करती है, ऊर्जा प्रवाह जीवों की आबादी को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए शिकारियों की कमी से शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ सकती है, जो पौधों को नष्ट कर सकती है। देखिए, अगर शिकारी की कमी रहेगी, अगर शिकारी नहीं रहते हैं, अगर उन जीवों को कोई खाने वाला नहीं रहता तो वो क्या करेंगे, वो पूरे के पूरे पौधों को, तो उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। पूरे जगह पे हिरन हिरन होंगे तो क्या करेंगे, पूरे पौधों को वो खाते चले जाएंगे। और इससे क्या होगा, क्या पूरा का पूरा पौधा नष्ट हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण, विभिन्न पौधी पौषी स्तर जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। पोषक चक्रण, अपघटक ऊर्जा का उपयोग कर पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करते हैं, जो उत्पादकों के लिए उपलब्ध होते हैं। मानव प्रभाव, मानव गतिविधियां जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करती है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन होता है। वर्तमान चुनौतियां और समाधान, इसके लिए क्या चुनौती और क्या समाधान होते हैं। प्रदूषण, कीटनाशक और भारी धातुएं खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जैव संचय और जैव वर्धन के कारण बनती है। इसका समाधान क्या होते हैं, जैविक खेती, ये जैविक खेती के द्वारा ठीक हो सकते हैं। और प्रदूषण नियंत्रण, आवास विनाश, वनों की कटाई और शहरीकरण खाद्य श्रृंखला को तोड़ते हैं। समाधान, संरक्षण क्षेत्र पुनर्निर्माणीकरण। तो देख सकते हैं आज हम लोगों ने क्लास में क्या क्या सीखा है। ये जितने भी पेज हैं,
ये सभी पेजों को आप लोग अच्छे प्रकार से देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इनका क्षेत्र क्या है, इनकी विशेषता क्या है, ये कितने स्तर के पोषक तत्व होते हैं, कितने किस प्रकार के इनके खाद्य श्रृंखला होते हैं, ये सभी खाद्य श्रृंखला को अच्छे प्रकार से आप लोग देखेंगे। जो खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र की क्या होती है, रीढ़ होती है। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा और पोषक तत्वों के स्थानांतरण का मार्ग दर्शाती है, जबकि ऊर्जा प्रवाह इस प्रक्रिया की दक्षता और सीमाओं को निर्धारित करता है। 10% नियम के कारण ही ऊर्जा का ह्रास होता है, जिससे पोषक स्तर सीमित रहते हैं। मानव गतिविधियों के कारण इन प्रक्रियाओं का खतरा बढ़ रहा है, अतः संरक्षण और सतत प्रकार विकास के प्रयास आवश्यक है।